So let's start today the new chapter work power energy, right? So जो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 आपके मतलब जो भी नेक्स्ट चैप्टर है 6 है या जो भी है चैप्टर का नेम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं यहां पर हम वर्क। तो क्योंकि अभी ये फर्स्ट चैप्टर है तो थोड़ा सा इसका बेसिक एक इंट्रो ले लेते हैं। तो वर्क के बारे में सोचते हैं साहब कि वर्क क्या, आप डेली वर्क करते हैं। टीचर्स आपको काम देते हैं, आप वर्क करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत से लोग झाड़ू पोछा भी करते होंगे, तो करते होंगे, है ना। बर्तन धोते होंगे, कपड़े धोते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, पोछा लगाते होंगे। फिर कोई आपसे पूछता होगा क्या करते हो, कि यार बहुत काम करते हैं यार, पूछो मत, है ना। साला हमारे हाथ दुख जाते हैं काम करते करते कि हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। अब ये बात क्या हुई कि कोई आया आपके यहाँ पे, मान लो ऐसा आप में से कोई ऐसा है जिसको इतने सारे काम करने पड़ते हैं, रोटी भी बनानी पड़ती है, खाना भी बनाना पड़ता है ना। अब कोई आपके यहाँ पे आया, साइंस से बिलोंग करता था, मतलब साइंस को जानता था। अब क्या, और बेटा क्या करते हो, कि बहुत काम करता हूँ या काम करती हूँ, है ना। जनरल सेंटेंस करती हूँ में ज़्यादा आते हैं, है ना, डोंट माइंड। तो बहुत काम करती हूँ, कि क्या करती हो, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाता हूँ। तो लगाता हूँ भी, आजकल तो आदमी की हालत और ज़्यादा बेकार है। आजकल तो बस ऑर्डर मिलते हैं, खाना बना के नहीं रखा अभी तक। तो अरे भाई मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ, है ना, ऐसा मत सोचना। लेकिन करने पड़ते हैं यार ये सारे। तो उसने कहा कि यार तो बताओ मैं कितने सारे काम करता हूँ या करती हूँ। तो यार जो भी है, लेकिन तुमने क्या काम किया, कि इतना काम तो किया है कि नहीं, तुम्हारा बर्डन 0 है, तुमने कोई काम नहीं किया। कि ऐसे कैसे, कि अभी आपको मैं लेकर के आया वहां से रेलवे स्टेशन से, हैं, आपका पूरा सामान ऊपर लेकर के आया हूँ, मतलब इसको सूटकेस को ऊपर लेकर के आया हूँ, पूरा वर्क डन। मैंने कहा बेटा तुम्हारा वर्क डन 0 है। अब आप लोगों को आ गया चक्कर, साला हम इतना काम करते हैं, टीचर होमवर्क दे रहा है, सारा होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, और ये आदमी आकर के कह रहा है कि वर्क डन 0। तो पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों। तो उसने बोला कि यार जो तुम ये बोल रहे हो ना, वो एक आम इंसान की भाषा है, जो हम बोल रहे हैं वो साइंस की भाषा है। तो साइंस में वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं, साइंस में वर्क डन डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करवा रहे हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट पर वर्क तभी बोला जाएगा, या कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो वो तभी बोला जाएगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, और उस फोर्स की वजह से उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो, और प्रोवाइडेड कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरी कंडीशन थी, ठीक है। तो कि कैसे समझे नहीं, तो कि देखो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप कह रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया। दो तरीके होते हैं, इस ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क हुआ। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन फाइंड करना है, तो हम क्या बोलते हैं, उस वर्क डन पे पहले चेक करो कि कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो लेट्स सपोज कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, एफ एक्सटर्नल को सिंपली बोल देता हूं एफ। बाहर से किसी ने, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से किसी ने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, और इस एफ फोर्स के कारण ये इसकी पोजीशन यहाँ पे सेंटर वाली पोजीशन से मेजर कर लेंगे, इसके कारण इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। ए पॉइंट से बी तक आ गया, तो क्लियरली इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम बोलेंगे कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर एक वर्क हुआ है, किसके कारण हुआ है, ड्यू टू दिस फोर्स। सो हम इसको क्या बोलेंगे साइंस की टेक्निकल लैंग्वेज में, कि नाउ वर्क इज said to be done on the object due to the force। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। जो भी फोर्स के कारण होता है उसका नाम भी लिखना पड़ता है, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। सो ये कब होगा, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स if that force displaces an object।
डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट। ये है वर्क की डेफिनेशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क बोला जाएगा, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू सम एनी फोर्स, ड्यू टू आप एक्सटर्नल ना भी लगाओ तो ड्यू टू एनी फोर्स, ड्यू टू एनी फोर्स, यहां पे एग्जांपल में एक्सटर्नल लिया था इसलिए, वरना अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो ड्यू टू एनी फोर्स इफ दैट फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दे, तो इसको बोलते हैं हम क्या, वर्क डन की डेफिनेशन। ठीक है, तो अच्छा कि समझ में आ गई साहब डेफिनेशन। तो कैसे समझ में आई, यहां पे अगर देखें तो एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, तो कि फिर क्यूरियोसिटी हुई कि सर क्या होगा अगर मान लो हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं यानी कि कोई एक्सटर्नल पर्सन है, कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा है इधर और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, तो भाई वर्क डन जीरो, नो वर्क इज बीइंग डन, कोई वर्क इसके ऊपर नहीं हुआ, इस ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन जीरो। साइंस की टर्म्स में आप यहाँ पे थक गए हो उस पर, कैसे, मान लीजिए ट्रक खड़ा हुआ है या घर के अलमीरा है ना, और छोटा बच्चा है, उसको मम्मी ने बोल दिया कि बेटा इसको जा खिसका दे, इधर दिवाली की साफ सफाई चल रही हो मान लो, अब वो बेचारा छोटा सा बच्चा नन्ही सी जान इस पे लगा रही है फोर्स, है ना, अब और पूरी अलमारी भरी पड़ी है, अब इसे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अब 1 घंटे लगा ले 2 घंटे कुछ नहीं होगा, तो इसका वर्क डन क्या बोलेंगे, जीरो। तो वर्क डन पिक्चर में तभी आएगा साइंस की लैंग्वेज में जब फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो अभी बता देते हैं वो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी बता देता हूं, अगर कोई फोर्स ऐसा लग रहा हो कि डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन फोर्स परपेंडिकुलर हो, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस फोर्स के थ्रू हम बोलते हैं कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा, इस वर्क डन के लिए कोई और ही रेस्पॉन्सिबल होगा। और अगर आप फिर भी जबरदस्ती पूछेंगे कि नहीं नहीं हमें तो बताओ इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना हुआ, तो आप जीरो बोल दोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप फोर्स को यहां रखो डिस्प्लेसमेंट को यहां रखो या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे रखो, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स यानी कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है ऊपर, फोर्स लगा रहे थे इधर, वर्क डन जीरो, या फिर आपने फोर्स लगा रखा है ऊपर, इधर जा रहा है, वर्क डन जीरो, आपने फोर्स लगाया है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है, वर्क डन जीरो। ठीक है, आपने फोर्स लगाया है नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जीरो, वर्क डन जीरो। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हमेशा वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इसका भी एक फॉर्मूला बताया जाएगा आपको, तो उससे भी ये भी सिचुएशंस क्लियर होंगी। तो यहां पर अब सबसे पहले बेसिकली आपको मेरी एक दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम वर्क डन साइंस में क्या बोलते हैं। सो वर्क डन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू सम फोर्स इफ दैट फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या हो गई, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। फर्स्ट, फोर्स शुड बी अप्लाइड, फोर्स शुड बी, अरे यार अगर फोर्स ही अप्लाई नहीं करोगे तो क्या भगवान थोड़ी है या भूत थोड़ी है जो अपने आप गायब हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो पहली चीज है फोर्स का अप्लाई होना जरूरी है, फोर्स होगा तो ही तो डिस्प्लेसमेंट चेक कर पाओगे। फोर्स लग गया, आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर, डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर मतलब कि आपने फोर्स लगाया, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, क्या आपने फोर्स लगा दिया और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है जैसे भी बताया मैंने यहां पर, तो वर्क डन क्या बोला जाएगा, जीरो। तो फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो ही वर्क डन बोलोगे। एंड थर्ड, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट should not be perpendicular, force and displacement should not be perpendicular, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो मैंने आपको पहले से ही कंडीशन बता रखी है कि वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो वर्क डन का सिंबल होता है W
और मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू सिंबल वाइज देखें तो फोर्स का सिंबल होता है F, डिस्प्लेसमेंट हुआ S, सो FS। ये है मोस्ट बेसिक फॉर्मूला, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला कुछ और होता है, ये मोस्ट बेसिक, बेसिक का मतलब ABCD वाला फॉर्मूला कि हाँ भाई ये जो सबसे छोटी छोटी चीज है, जो छोटा सा फॉर्मूला है, वो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जनरल फॉर्मूला कुछ और होता है, उससे ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अच्छा साहब, तो मेरे हिसाब से पहले तो ये चीज समझ में आ गई होगी, उसको भी आगे देख बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी पहले एक बात कर लेते हैं वर्क डन की। SI यूनिट ऑफ वर्क डन, SI यूनिट ऑफ वर्क डन होती है साहब जूल। क्या होती है? जूल। या फिर फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर। तो या तो जूल या न्यूटन मीटर, या तो जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है। समझ में आती है इतनी बात? क्लियर है ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया था। तो वर्क डन की डेफिनेशन हो गई, ये सारी चीजें हो गई, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, यहीं से हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन, वर्क डन के टाइप्स। डेफिनेशन क्लियर है कि फोर्स लगाने पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो, बेसिक फॉर्मूला बन गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट हो गई क्या? जूल और न्यूटन मीटर। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है साहब? स्केलर क्वांटिटी होती है हमेशा, ठीक है। ये कुछ दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जूल इसकी यूनिट है, जूल किसकी भी यूनिट होती है, आगे देखेंगे। वैसे एनर्जी आ रही है, फिर भी आप लोगों को पहले से पता होगा एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो वर्क डन आप ध्यान रखना, आज से हमेशा कोई सी भी एनर्जी निकालनी हो, कहीं ना कहीं कोई वर्क डन हुआ होगा, और वो वर्क डन ही किसी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम क्या, मतलब वर्क डन ही किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी की टर्म्स में कन्वर्ट होता है। तो वर्क डन एक तरह से काइंड ऑफ एनर्जी, आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हो, कैसी भी फॉर्म हो। काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, बाद में आप ग्रेड 11 12 मतलब 12 के अंदर जब आ जाओगे आप, तो आप क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, चार्जेस की कुछ एनर्जी पढ़ोगे, वो सब वर्क डन से निकलती है। सबका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन फाइंड करना और उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवा देना। स्प्रिंग फोर्स एनर्जी आप पढ़ेंगे, ये सब एनर्जी वर्क डन से निकलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क डन का कॉन्सेप्ट, हर एक को आना ही चाहिए अच्छे से, ठीक है। यहीं पर एक बेसिक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क डन? Broadly we have divided the work done into three types. एक पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड नेगेटिव वर्क डन, एंड थर्ड जीरो वर्क डन। दीज आर द थ्री टाइप्स। तो कि इसको पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो क्यों लिखा है अभी समझ में आता है, और इनका मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। किसको पॉजिटिव बोलेंगे, किसको नेगेटिव बोलेंगे, वन बाय वन। फर्स्ट पॉजिटिव वर्क डन। भैया आप ये मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप पूरा लिखिएगा POSITIVE, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन कैसे पता चलता है? इफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम, ठीक वैसे जैसे यहां पे हो रहा है, अगर फोर्स और ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी डायरेक्शन अगर सेम हो, along the direction of force if the object displaces, then the work done is said to be positive. What? If force and displacement are in same direction,
सेम डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज इफ ऑब्जेक्ट displaces in the same direction or along the same direction of applied force, same direction of applied force, then the work done is said to be positive. Work done is said to be positive. ये पॉजिटिव वर्क डन होता है, ठीक है। इसी तरह तो अब यहां पे आप समझ में आई होगा यहां पर, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन एग्जांपल तब लेंगे जब हम एक बार तीनों को सीख लेंगे, फिर उसमें हम रैंडमली एग्जांपल्स को सर्च करेंगे कि कौन सा वर्क डन पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, कौन सा जीरो, ठीक है। सेकंड, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन। सो व्हाट इज नेगेटिव वर्क डन? ऐसा कुछ हो जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो ऐसे वर्क डन को, ऑब्जेक्ट पे जो भी वर्क डन होगा उस फोर्स के थ्रू, वो कहलाएगा क्या? नेगेटिव वर्क डन। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है, और फिर भी इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, किस डायरेक्शन में? इधर की तरफ। सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, यहां पर क्या होना है? फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर लगेगा, या फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे वर्क डन को हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। सो क्या बोल रहा हूं मैं? वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट is said to be negative if the object displaces in the opposite direction of applied force। क्या लिखा मैंने? किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन नेगेटिव बोला जाएगा अगर ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो यहां पे दिख ही रहा है, फोर्स इधर लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, कि किन सिचुएशन में होगा अभी चेक करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा है? थर्ड टाइप हमारा जीरो वर्क डन, जिसके बारे में आपको मैं बिल्कुल बिगिनिंग में समझा चुका हूं। तो थर्ड टाइप है जीरो वर्क डन। सो उसको क्या लिखेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन, work done on an object is said to be zero, one second. सो वर्क डन, जीरो वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी जीरो if the force and displacement are in perpendicular direction, ठीक है। तो ये हमने बोला वर्क डन। इस पर मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, यानी कि ये यहीं पे आ रहा है,
और फोर्स लग रहा है मान लीजिए नीचे की तरफ, इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, एरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसमें वर्क डन क्या बोलेंगे हम, जीरो। वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। ठीक है, कितनों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? तो अब देखिए साहब, ये सब हो गए टाइप्स ऑफ वर्क डन। जो अब मैं बोल रहा था कि हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, कि एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे किसको हम पॉजिटिव बोलने वाले, नेगेटिव बोलने वाले। तो पहले तो बेसिक मतलब आपको पता चल गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, वर्क डन पॉजिटिव, पहली चीज। दूसरी चीज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे ये इधर हो और ये इधर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपोजिट हो, वर्क डन जीरो। और थर्ड, force is perpendicular to displacement, work done zero. These are the things. Let's discuss their examples. ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स की डिस्कशन करते हैं, है ना। 1 सेकेंड, लेट मी रब इट। तो देखिए साहब, हम अब 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेते हैं और आप बताइएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लीजिए कोई है कुआं, वेल, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है और यहां पर एक पुली लगी हुई है। देखा ही होगा आपने कि किस तरह का ये सिस्टम होता है। और ये इसको पुली को से एक स्ट्रिंग जा रही है, एक थ्रेड जा रही है, एक रोप जा रही है, और ये कहां पे जा रही है, इस कुएं के अंदर। ठीक है साहब, कुएं में क्या चीज है, पानी है, ऑब्वियस सी बात है। सो ये इसके अंदर हमने एक डिप कर दी बकेट, ये बकेट। अब बकेट में भर गया पानी, भरना ही था, आप इसके अंदर डालोगे तो, है ना। तो अगर ये बकेट में जैसे ही वाटर फिल हुआ, तो लेट सपोज जो फिल्ड वाटर है उसका कुछ मास m मान लिया मैंने, स्मॉल m। तो इस वजह से इस बकेट पर ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगेगा, जो इसका वेट कहलाता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है। फोर्स हमेशा कैसे निकालते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F इज इक्वल टू ma, है ना, शॉर्ट ट्रिक, फादर इक्वल टू मा, है ना। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी। तो वेट क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mg। अब फोर्स, इसको तो हम F की जगह ऐसे क्या लिख देते हैं, Fg। जी का मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलो इसको। ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रखनी है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलो या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, बहुत बढ़िया। इस रोप पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो अगर मैं बोलूं ये जो मैन फोर्स लगा रहा है, तो इसका मैन फोर्स किधर है, सो मैन का फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अच्छा। अब है हमारा क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है फर्स्ट वर्क डन ड्यू टू मैन एंड सेकेंड वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होगा। आपको मतलब फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको बस ये बताना है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, ये हमारा एम है इसमें, है ना। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वर्क डन ड्यू टू मैन, है ना, वर्क डन ड्यू टू मैन फोर्स, ये क्या होने वाला है। ठीक है साहब, तो अब इसको चेक कैसे करेंगे। अच्छा, पहले आप लोग जल्दी से बता दीजिए, वर्क डन ड्यू टू मैन वाले फोर्स के कारण। अच्छा, जब फोर्स लगा रहे हैं तो बकेट ऊपर आ रही होगी, है ना, मतलब मोशन में है ये सब कुछ, फोर्स वो ऊपर लगा रहा है और बकेट ऊपर आ रही है। जल्दी से बताइए, वर्क डन ड्यू टू मैन वाले फोर्स के कारण, वर्क डन ड्यू टू मैन फोर्स, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
Positive. Positive. Everyone, quickly. Positive. Reason. सर क्योंकि अगर वहां पुली नहीं हो तो वो बिल्कुल सीधी होगी, तो बकेट ऊपर आ रही है तो वो उसकी तरफ ही खींची चली आ रही है ना। पुली का क्या लेना देना आ गया यहाँ पर? पुली का क्या लेना देना आ गया? सेम डायरेक्शन में है। एफ मैन मैंने बोल तो रखा है, ये एफ मैन ये रहा ना, फोर्स ड्यू टू मैन जो रोप पर लग रहा है ये रहा। हाँ जल्दी बोलिए, हाँ दूर जिसने दिया मेरे को, हाँ बोलिए वापस रीजन। सर फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही लग रही है। वेरी गुड, ठीक है। फोर्स ड्यू टू मैन अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपवर्ड। तो यहां वर्क डन देखिए, वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है? ऑन द बकेट। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। वर्क डन किस पे हो रहा है? ऑन द बकेट। किस फोर्स के कारण हो रहा है? मैन फोर्स के कारण हो रहा है। मैन फोर्स किधर है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। तो क्या यहां बोल दूं क्या कि फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो वर्क डन क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इसी सेम सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्विकली। Negative. नेगेटिव। रीजन Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में? Sir, gravity. Force due to gravity. ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अब यहां पे वर्क डन किस पर निकाल रहे हैं? वर्क डन ऑन बकेट पर ही है। वर्क जिस पर ऑब्जेक्ट कौन है? बकेट ही है। सो वर्क डन ऑन बकेट ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब फोर्स किसके कारण देख रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं? ग्रेविटी के कारण। और ग्रेविटी फोर्स किधर लगता है? तो Fg लगता है हमेशा नीचे। ग्रेविटी के कारण फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है। लेकिन इसमें बकेट कहां जा रही है? बकेट ऊपर जा रही है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये इस ग्रेविटी के कारण ऊपर गई है कि नीचे गई है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें उससे लेना देना है कि फोर्स जो आप पिक्चर में बात कर रहे हैं जिस फोर्स की, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या रिलेशन है। क्लियरली हम सबको पता है कि ये बकेट ऊपर इस मैन के फोर्स के कारण जा रही, ग्रेविटी के कारण नहीं जा रही। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए साहब, अगर मैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पूछता तो क्या करते? तो आप बोलते वर्क डन नेगेटिव आता क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। कोई पूछे कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या होता है बेसिकली कि देखो, आप पूछ रहे हो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स लग रहा है नीचे, तो मुझे इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ रहा है जो एफ मैन लगा रहा है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहे हो तो इसको ऊपर में डिस्प्लेस करवा रहा हूं, तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊं। तो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में फोर्स कौन सी डायरेक्शन में चला गया? नेगेटिव। अगर ग्रेविटी को कोई कंसीडर कर रहा है पॉजिटिव, तो इस बकेट को ऊपर करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स माना जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस वजह से हम क्या बोल देते हैं कि ये आंसर क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव, अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, इस वजह से वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, m मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। आगे देखेंगे, एनर्जी इसी चैप्टर का है एक पार्ट, लेकिन अभी बता देता हूं कौन से। तो जब मैं m मास को ऊपर ले जाऊंगा तो कहीं पे भी अगर देखूं तो इस पर ग्रेविटी के कारण फोर्स, यानी कि इसका वेट, ये तो नीचे लग रहा होगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा होगा। तो अगर आप पूछोगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। और आप पूछोगे कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बाय अस, तो हम ही तो इसको पकड़ के ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन पॉजिटिव। समझ में आती है बात? अच्छा, अगर मैं मान लीजिए यहां फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता तो यहां फॉर्मूला क्या अप्लाई करता है इसमें? मान लीजिए ये यहां से यहां तक एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है और मैन का फोर्स है एफ। ठीक है, मैन का फोर्स है एफ, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता फर्स्ट कंडीशन में? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और मान लीजिए इस एस हाइट को बोल दिया 10 मीटर, और मास ऑफ ये जो इसके अंदर फील्ड है उसको मान लिया लेट सपोज 50 केजी, 50 केजी,
और जी की वैल्यू ध्यान रखें आप सब लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या इसको ऑलमोस्ट कैलकुलेशन के लिए हम कितना लेके चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें यहां पे मुझे मान लीजिए इसको कैलकुलेट करना है, ये तो पता चल गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कैसे करूं? मुझे पता है कि ये जो मैन जो फोर्स लगा रहा है वो किसके अगेंस्ट लगा रहा है, इस वेट को ऊपर उठाने के लिए लगा रहा है। इसका मतलब जो ये जो फोर्स है वो कितना लगना चाहिए, mg के इक्वल, जो इसका वेट है उसके इक्वल। तो F की वैल्यू जो मैन ने फोर्स लगाया वो किसके इक्वल होना है, Fg के इक्वल। कितना होना चाहिए, mg। ठीक है, पॉजिटिव हम लिख ही चुके हैं, तो यहां पे आप खुद सोचो, अब या आप पॉजिटिव नहीं भी बोलते तो वर्क डन कितना, F की वैल्यू क्या लिखते आप, मतलब F ऊपर की तरफ S ऊपर की तरफ, दोनों पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में, F की वैल्यू लिखते हैं mg, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, h इसकी हाइट मान लूं तो इसको लिख देते हैं हम mgh। ये आंसर आता प्लस का 50 इंटू 10, g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 10, कितना आंसर आ गया 5000 जूल। यूनिट क्या होती है जूल। अगर मैं इसी में वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालता तो मैं क्या लिखता, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स किधर नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर ऊपर, माइनस Fs नेगेटिव वर्क डन। F की वैल्यू कितनी है ग्रेविटी की वजह से mg, तो माइनस mg एस mgh माइनस mgh। तो ये जो वर्क डन निकला ये कौन सा निकला है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वर्क डन कौन सा है, ड्यू टू मैन, वर्क डन ड्यू टू मैन। तो ये कितना हो गया माइनस mgh, तो माइनस का आंसर तो mgh का आंसर 5000 ही आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो माइनस 5000 जूल। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर मिलेंगे। ठीक है, वर्क डन। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। मान लीजिए एक जीरो वर्क डन का भी मुझे एक एग्जांपल देना है, तो मैं क्या दूंगा इस जगह पर एक एग्जांपल, इसका एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कुली है, ठीक है, और वो अपने ऊपर सूटकेस लेकर के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आगे चल रहा है। इसका m मास है, तो इसका वेट अगर मैं पूछूं तो वर्टिकली नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बोले या इसका वेट की वैल्यू बोले तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड। ये चल रहा है सीधे और पहुंच गया ये घर पे, और यहां इसने अपने ऊपर अभी भी ये सूटकेस रख रखा है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो गया मान लीजिए s। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जिसके कारण चेक करना है, जिस भी फोर्स के कारण, पहले वो फोर्स की डायरेक्शन चेक करें। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी Fg और S तो यहां पे परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा, 0। परपेंडिकुलर है, कोई वर्क डन नहीं, इन्होंने कोई वर्क डन नहीं किया है। तो इसलिए मैंने जो शुरू में आपसे बोला था कि आप किसी का सामान लेकर के सूटकेस अपने हाथ के ऊपर लेकर के आ भी गए, वर्क डन क्या होगा, 0। साइंस की लैंग्वेज में नो वर्क डन।